Hello everyone. Myself Ashwini Sahu. I am an academic head at Indore Center. In today's session, we are going to discuss a very interesting topic, which is are extradition laws effective in India? Before starting with this session, one should definitely know कि भाई ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बिकॉज काफी सालों से हमने बहुत सारे क्रिमिनल्स को इंडिया को छोड़कर जाते हुए देखा है और उस वजह से हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वेदर the laws which are there in India are sufficient enough to bring those criminals back to India or not. Now, सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम आप इतना बोल तो रहे हैं मगर ये एक्स्ट्राडिशन है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्स्ट्राडिशन इज अ फॉर्मल प्रोसेस जिसके थ्रू अगर कोई भी एक क्रिमिनल इंडिया में या किसी भी कंट्री में क्राइम कर कर उस कंट्री से दूसरी कंट्री में भाग जाता है, सो बाय यूजिंग अ डिप्लोमेटिक चैनल वी कैन ब्रिंग दैट क्रिमिनल बैक टू वंस कंट्री जहां उसने वो क्राइम कमिट किया था। अब इस एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस को गवर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इनको गवर्न करते हैं और उसमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल इज द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, जो कि कहता है कि हम आपके क्रिमिनल को जिसने आपकी कंट्री में क्राइम किया है उसको भेज तो देंगे मगर क्यों भेजें, उसमें हमारा फायदा क्या है। तो यहां पर उसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, जहां पर एक कंट्री क्रिमिनल को वापस उसी कंट्री को दे देती है जहां उसने क्राइम कमिट किया है मगर उसके एक्सचेंज में they need something, they require something. It can be in terms of any trade, it can be in terms of any XYZ thing. It can also be कि भाई हमने आपकी कंट्री का क्रिमिनल आपको दे दिया तो अगर आपकी कंट्री में कोई क्रिमिनल है तो वो हमें दो, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 हमको देता है और ये कहता है अगर किसी भी क्रिमिनल को एक क्राइम के लिए ट्राई किया गया एंड दैट पर्सन हैज बीन पनिश्ड फॉर दैट क्राइम, then that person cannot be punished twice for the same offense. अब अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करने के बाद और आफ्टर सीइंग द रिपोगेशन और पनिशमेंट मिलने के बाद दूसरी कंट्री में जाता है, सो कैन वी क्लेम एक्स्ट्राडिशन? ऑब्वियसली नो। बट वहीं पर इफ दैट पर्सन इज इन जेल और वहां से ही बिकम एब्सकॉन्ड और एब्सकॉन्ड होकर अगर किसी और कंट्री में गया है तब हम क्या एक्स्ट्राडिशन क्लेम कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। द थर्ड प्रिंसिपल इज principle of speciality. This is one of very important principle for extradition और इसको काफी बार इस प्रिंसिपल के बेसिस पे बहुत सारे केसेस में चैलेंज किया गया है एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को। होता क्या है पहले इसको जानते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी है ये कहता है कि जब आप किसी भी क्रिमिनल के लिए जो कि फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, फ्यूजिटिव क्रिमिनल बोले तो वो क्रिमिनल जो कि आपकी कंट्री में क्राइम करके भाग चुका है उसको हम फ्यूजिटिव क्रिमिनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूजिटिव क्रिमिनल है जिसके लिए आप एक्स्ट्राडिशन सीक कर रहे हो, यू शुड ले डाउन द गाइडलाइंस और द ग्राउंड्स ऑन विच यू आर सीकिंग द एक्स्ट्राडिशन। कौन से ऑफेंसेस के लिए आप एक्स्ट्राडिशन कर रहे हो। सपोज देयर इज अ पर्सन नेम ए जिसने कोई क्राइम किया, सपोज ही हैज डन ऑफेंस ऑफ मर्डर, ही हैज डन चीटिंग, रॉबरी एंड सो मेनी XYZ ऑफेंसेस और ये सारे ऑफेंस के लिए वो दूसरी कंट्री में भाग चुका है। Now to bring that person again to India, अगर suppose that person went to Australia, तो ऑस्ट्रेलिया से उसको वापस इंडिया लाने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया की जो भी डिप्लोमेटिक पर्सन है उनको बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे उसको कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए ट्राई करेंगे। अगर हमने कहा हम उसको सिर्फ मर्डर के लिए ट्राई करेंगे जबकि उसने ऑफेंस चीटिंग का भी किया था और हमने ये बात वहां पर नहीं बताई, तो क्या यहाँ पर ये एक्स्ट्राडिशन अगर उन्होंने कर दिया तो वेदर इट विल बी अ वैलिड एक्स्ट्राडिशन? नहीं। उस टाइम पर वो वापस से कह सकते हैं कि हमने उस एक्स्ट्राडिशन को सिर्फ आपने मर्डर के बेसिस पे क्लेम किया था तो अब आपको उस क्रिमिनल को हमको वापस देना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल और पास्ट में भी इसने कुछ ऐसे रूल्स प्ले किए हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। द लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और ये कहता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी कहता है कि जो भी क्राइम के लिए पर्सन को एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है दैट ऑफेंस शुड बी एन ऑफेंस इन बोथ द कंट्रीज। मतलब अगर अभी हमने चीटिंग के लिए किसी पर्सन को एक्स्ट्राडिशन क्लेम किया है देन चीटिंग शुड बी एन ऑफेंस इन इंडिया, अलोंग विद इट चीटिंग शुड आल्सो बी एन ऑफेंस इन ऑस्ट्रेलिया। जब ये दोनों कंट्री में ऑफेंस होगा तभी पर्सन को एक्स्ट्राडिशन मिलेगा। अब इसमें फायदा क्या है?
फायदा ये है कि अगर कोई भी क्रिमिनल ने इंडिया में ऐसा कोई ऑफेंस किया जो इंडिया में ऑफेंस है बट दूसरी कंट्री में नहीं है, तो उसको एक्स्ट्राडिशन नहीं मिल सकता है। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या कंट्री इज बाउंड बाय दैट एक्स्ट्राडिशन और नॉट, बिकॉज वी नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved इंडिया इनटू sovereign socialist secular democratic and republic and so on। तो यहाँ पे ये सॉवरेनिटी बताती क्या है कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स, और इंडिया ही नहीं ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जो कि सॉवरेन है ना। तो यहाँ पर क्या हम कंट्री को बोल सकते हैं हमारा क्रिमिनल आपकी कंट्री में आया है आपको हमको देना पड़ेगा? नो, नो बॉस, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दैट कंट्री इज सॉवरेन। इंडिया को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है कि आप उस क्रिमिनल को हमें दो। मगर जब भी इन दो कंट्रीज के बीच में एक ट्रीटी होती है तब आप क्या कर सकते हैं? उस पर्सन को बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। तो इवन तो सॉवरेनिटी है, मगर जब भी एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी होगी तो उस बेसिस पे आप एक्स्ट्राडिशन क्लेम कर सकते हैं। नाउ these two terms which are frequently used, one is extradition, second is asylum. What's the difference between the both? एक्स्ट्रेडिशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फ्यूजिटिव क्रिमिनल को वापस उस कंट्री में भेज देते हैं। जबकि असाइलम इज समथिंग कि अगर कोई भी कंट्री का कोई पर्सन है, क्रिमिनल है जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो उस प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए अगर वो किसी और कंट्री में चला जाता है तो यहाँ पर अगर वो कंट्री उसको प्रोटेक्शन दे रही है तो हम उसको बोलते हैं असाइलम, जिसको हम कितनी बार हिंदी में शरणार्थी भी बोलते हैं कि हमने उस कंट्री ने किसी उसको शरण दे दी, तो उसको हम कहेंगे असाइलम। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी वर्सेस एक्स्ट्रेडिशन अरेंजमेंट, प्लीज मार्क माय वर्ड, दिस इज अरेंजमेंट नॉट अग्रीमेंट, ठीक है। सो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी इज अ फॉर्मल प्रोसेस जहां दो कंट्रीज के बीच में प्रॉपर अग्रीमेंट साइन होता है, जबकि अगर एक्स्ट्रेडिशन अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द इनफॉर्मल प्रोसेस जहां पे ओरली एक कंट्री ने बोल दिया कि भाई हम अगर आपकी कंट्री का कोई भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल हमारी कंट्री में आएगा देन विल गिव बैक टू यू। मगर यहाँ पर द कंट्री इज बाउंड बिकॉज दे आर सिग्नेटरी टू अ ट्रीटी। तो जो भी उस ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसकी बेसिस पे दे विल गिव दैट पर्सन टू यू। और वहीं पर अगर अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे वो कंट्री अपने डोमेस्टिक लॉस को देखेगी और उस बेसिस पे उस पर्सन को आपको दे देगी। तो राइट नाउ इंडिया इज has a extradition treaty with 48 nations, while India has only 12 arrangement with different nation, and these are the list जो कि इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो अभी जो है इंडिया ने काफी मेजर कंट्रीज विच इज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूएस, यूके, है ना, ये सारे ही कंट्रीज के साथ जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की हुई है। और वहीं पर देर आर 12 नेशंस जिसके साथ उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है, नॉट अग्रीमेंट, अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, विच इज इटली, श्रीलंका, स्वीडन, न्यूजीलैंड। सो दीज आर कंट्रीज जहां पे उनका अरेंजमेंट हुआ है। दिस इज सम ऑफ द लिस्ट जहां पे कुछ इकोनॉमिक ऑफेंडर तो मतलब सिर्फ इतने ही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऑफेंडर्स हैं, मगर ये लोगों ने इंडिया से पैसे लिए, इंडिया से फरार हो चुके हैं और अब इंडिया इनको एक्स्ट्राडिशन करने के लिए ट्राई कर रही है। कुछ जगह पर सक्सेसफुल भी हुई है और कुछ जगह पर नहीं हो पाई है, बिकॉज कुछ कंट्री के साथ ना ही ट्रीटी थी ना ही अरेंजमेंट था, विच शोज कि भाई अब इंडिया को बहुत सारी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। बिकॉज वर्ल्ड में अभी अगर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स की बात करूं तो टोटल 193 कंट्रीज हैं, और 193 कंट्रीज में इंडिया ने सिर्फ 48 के साथ आपकी ट्रीटीज और 12 के साथ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। तो इसके अलावा जितनी भी कंट्री है, अगर वहां पे कोई भी क्रिमिनल भाग जाता है तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनको लाने के लिए। अब यहीं पर यही वो कुछ कंट्रीज हैं, सॉरी कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने क्राइम किया है, कुछ को हमने एक्स्ट्राडिट नहीं किया। वहीं पर देर आर फ्यू पीपल जिनको हम क्या कर चुके हैं, एक्स्ट्राडिट कर चुके हैं। अब अगर मैं विजय माल्या की बात करूं तो एक्स्ट्राडिशन हो चुका है विजय माल्या का, मगर वो अभी तक इंडिया आए नहीं है, अभी भी वो दूसरी कंट्री में है। सारी प्रोसेस फुलफिल हो चुकी है जो कि हम अभी कुछ कमिंग केस लॉज में डिस्कस भी करेंगे, बट इंडिया अभी तक वो नहीं आए हैं। इंडिया में जो एक्स्ट्राडिशन को लेकर लॉज हैं, ये दो ऐसे एक्ट हैं जो इनको गवर्न करते हैं। द वन ऑफ द लॉ इज योर
इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, इसी में अमेंडमेंट करके फिर इसका 1993 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था। अब ये जो एक्ट है ये दो चीजों को कवर करता है। द फर्स्ट इज कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में ऑफेंस करता है और उसके बाद इंडिया से भाग जाता है, देन व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस। एंड सेकंड इज अ पर्सन जिसने किसी और कंट्री में क्राइम किया है और वहां से भागकर इंडिया आ गया है, तो उसके एक्स्ट्राडिशन की क्या प्रोसेस है। इसके अलावा देयर इज अनदर एक्ट जिसका नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। काफी रिसेंट 2018 का एक्ट है। यहाँ पे बताता है कि कोई भी पर्सन जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई भी फ्रॉड किया है, तो उसके एसेट्स को फोरफीचर कर लिया जाएगा। और अगर वो इंसान ने इतना फ्रॉड करने के बाद इंडिया से भाग चुका है, फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, तो उसको हम कवर करेंगे अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। यहाँ पे अब प्रोसेस क्या है इसको समझ लेते हैं कि कोई भी पर्सन, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी पर्सन अगर दूसरी कंट्री में ऑफेंस करके इंडिया आता है तब हम क्या करेंगे। सो सपोज देयर इज अ पर्सन नेम राहुल जिसने यूएस में क्राइम किया है और इंडिया आ चुका है, ठीक। तो सबसे पहले जो भी यूएस के डिप्लोमेट्स हैं जो इंडिया में हैं दिल्ली में, वो लोग एक एप्लीकेशन देंगे टू द कॉन्सुलर। और उसके बाद फिर थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल मतलब इंडिया में जो लोग हैं उसके थ्रू हम उसको प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि वेदर वी वांट टू डू एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस और नॉट, ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट अग्री करती है, वी कैन नॉट कंपेल, है ना। अगर गवर्नमेंट अग्री करती है उसके बाद वो जाएगी कोर्ट को, और कोर्ट में विल गो टू मजिस्ट्रेट। आई एम सो सॉरी। जो मजिस्ट्रेट लेवल का जो कोर्ट होता है वहां पर जाया जाएगा, और फिर मजिस्ट्रेट एक वारंट इशू करेंगे, और वारंट के बेसिस पर यहाँ पे डिसाइड होगा कि दैट पर्सन विल बी अरेस्टेड और नॉट। और अरेस्ट अगर लेकर आए उसको मजिस्ट्रेट के सामने, देन जो जो नॉर्मल आपकी क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आफ्टर दोज ट्रायल अगर मजिस्ट्रेट डीम्स फिट तो वो एक्स्ट्रेडिशन को अलाउ कर सकता है, और अगर उन्होंने मना कर दिया देन एक्स्ट्रेडिशन कुड नॉट बी डन। तो जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है वो उस पर्सन को मिलेगा दैट नीड्स टू बी फॉलोड। नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू द सेम। अच्छा, इसके पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ कि ये तो हुआ कोई पर्सन इंडिया आ गया, मगर इंडिया का कोई पर्सन है जो कि किसी और कंट्री में भाग चुका है, तो क्या करेंगे। देन प्रोसेस विल बी सेम, बस यहाँ पे अभी इंडियन कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट था, वहां उस कंट्री का जो भी लीगल कोर्ट है वो देखेगा। मतलब इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, पहले अगर सपोज इंडिया का एक क्रिमिनल लंदन गया है, तो लंदन में जो डिप्लोमेटिक चैनल है वहां पर बोलेंगे कि भाई हमारा क्रिमिनल आपकी कंट्री में आ चुका है, प्लीज उसे हमें वापस दे दो। एप्लीकेशन देने के बाद दे विल स्टार्ट द प्रोसेस, फिर वो उनके कोर्ट को बोलेंगी, कोर्ट में प्रॉपर पूरा लीगल प्रोसीजर चलेगा, हियरिंग्स होगी। फिर जो हमने रूल ऑफ स्पेशलिटी पढ़ा था, डबल क्रिमिनलिटी पढ़ा था, डबल जियोपार्डी पढ़ा था, ये सारे प्रिंसिपल्स देखे जाएंगे कि क्या इनका ब्रीच तो नहीं हो रहा है, ऑन एंड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द ट्रीटी। अगर ट्रीटी नहीं है तो ये पॉसिबल है ही नहीं। ये प्रोसेस तभी हो पाएगी जब इंडिया की उस कंट्री के साथ ट्रीटी है या अरेंजमेंट्स है। और उसके बाद जब वहां पे सारे लीगल राइट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दैट कोर्ट क्या करेगा, उसको एक्स्ट्रेडिशन के थ्रू इंडिया वापस भेज देगा। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे एक्स्ट्रेडिशन नहीं किया जा सकता, विच इज योर मिलिट्री क्राइम्स। अब मिलिट्री क्राइम्स में म्यूटिनी अगर कोई करता है, डिजर्शन करता है, आर्मी नेवी के जो ऑफिसर्स हैं अगर वो डिजर्शन करते हैं, हार्बरिंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल एक्स्ट्रेडिशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। वहीं पर पॉलिटिकल क्राइम, इफ समवन इज कमिटिंग एनी क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उन पॉलिटिकल क्राइम में एक्स्ट्रेडिशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। द थर्ड इज द रिलीजियस क्राइम, कि अगर कोई रिलीजन के अगेंस्ट, जैसे किसी रिलीजियस ग्रुप का कोई एसोसिएशन था, कोई सेरेमनी चल रही थी और आप यहाँ पे उसमें हिंड्रेंस करते हैं, या फिर किसी भी रिलीजियस बरियल प्लेसेस में ट्रेसपास करते हैं, और अगर वो ऑफेंस करके आप क्या करते हैं, फ्यूजिटिव क्रिमिनल हो जाते हैं, तो in these three conditions, extradition could not be done. This is the list, world status of extraordinary extradition treaty, जहां पर कुछ, जैसे अगर मैं बात करूं, यूके ने 107 ट्रीटी साइन की हुई हैं, यूएस ने 111 नेशंस के साथ ट्रीटी साइन की हुई है, चाइना ने 59 के साथ की हुई है,
वहीं पर इंडिया ने 48 नेशंस के साथ ट्रीटी साइन की हुई है। सो दिस इज द हाई टाइम जब हमको पता होना चाहिए कि इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत ऑब्वियस, क्योंकि 193 यूएन के नेशंस हैं, और अगर ऐसा नहीं किया गया, नंबर ऑफ ट्रीटीज नहीं इंक्रीज की गई, तो क्या होगा, दैट पीपल जो कि ऑफेंस कर रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन है कि भाई ये कंट्री में तो अपन जा ही सकते हैं, बच जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द केस लॉज। अ वेरी इनफेमस केस ऑफ अबू सलेम। अबू सलेम इज अ क्रिमिनल जो कि 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। अलोंग विथ इट इनके ऊपर एक बिजनेसमैन के मर्डर के चार्जेस भी लगे थे, विच वाज प्रदीप जैन। उसके साथ भी इनके ऊपर और चीटिंग के और बहुत सारी लगे थे। इसी के साथ ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ डी कंपनी। आई होप आपको पता होगा डी कंपनी है ना, दाऊद इब्राहिम जो है उनकी जो पूरी कंपनी चलती है उसको अपन डी कंपनी कहते हैं। तो छोटा राजन के साथ ये भी उनके एक अच्छे राइट हैंड टाइप के कंसीडर किए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये क्राइम किया। क्राइम करने के बाद इंडिया से भाग गए। इंडिया से पहले यूएस गए, फिर वहां से पोर्चुगल गए। और पोर्चुगल जाने के बाद जो इंटरपोल है, विच इज इंटरनेशनल पुलिस फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया इनके अगेंस्ट। और इसके बाद क्योंकि इनके पास एक फर्जी फोर्ज किया हुआ एक पासपोर्ट था पोर्चुगल का, तो वहां पे भी इनकी पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब इंडिया को भी पता चला, इंडिया ने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू एक्सट्रेडिशन के लिए अप्लाई किया। अब पोर्चुगल में इनके एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस क्या हुई, स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे जब ये बात हो रही थी ट्रीटी की, तो इन 2002 जो है इंडिया और पोर्चुगल के बीच में कोई भी ट्रीटी नहीं थी। और अभी हमने पढ़ा था जब तक ट्रीटी नहीं है तो आप डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू अगर क्लेम करना चाहो तो अगेन इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट कंट्री कि वो आपको देना चाहती है फ्यूजिटिव क्रिमिनल को या नहीं, बट यू कैन नॉट कंपेल दैट कंट्री। मगर इन द ईयर 2007 फाइनली इंडिया ने क्या किया, पोर्चुगल के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन कर ली। एज अ रिजल्ट ऑफ द सेम यहाँ पे उनकी जो एक्सट्रेडिशन प्रोसेस है वो आगे प्रोसेस हो गई। कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद हमने डबल क्रिमिनलिटी रूल पढ़ा था, और पोर्चुगल में डेथ पेनल्टी को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहली चीज कि हम एक्स्ट्राडिशन दे तो देंगे, ये पोर्चुगल कोर्ट का कहना था कि हम एक्स्ट्राडिशन दे तो देंगे, मगर फर्स्ट कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी, कि आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट इनको इंडिया जाकर ट्राई करने वाले हैं। अब यहाँ पे इंडिया ने बता दिया कि भाई हम इनको इस ऑफेंस के लिए ट्राई करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर इस पर्सन को री एक्स्ट्राडीट आप करना अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर हमने इसको इंडिया भेज दिया तो आप किसी और कंट्री में इसको एक्स्ट्राडीट नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक गाइडलाइन जो इन्होंने ट्रीटी में एक कंडीशन पर जो है अबू सलेम को एक्स्ट्राडीट किया था, विच वॉज कि आप उसको डेथ पेनल्टी नहीं दे पाओगे। जबकि इंडिया में अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट मिल सकती है। मगर उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि आप डेथ पेनल्टी नहीं दे पाएंगे, एंड अलोंग विथ इट अगर आप पनिशमेंट जो है वो आप उसको मोर देन 25 ईयर्स नहीं दे सकते हैं। नाउ दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर। मगर फिर भी एक्स्ट्राडीट तो करना था, तो इंडिया अग्री टू दोज टर्म्स, और फाइनली अबू सलीम को क्या किया गया, इंडिया में एक्स्ट्राडीट कर दिया गया। एक्स्ट्राडिशन के बाद अभी जो अबू सलीम है ऑलरेडी एक जेल में है, मुंबई अर्थर रोड जेल। और बिकॉज ऑफ द फुलफिलिंग ऑफ दोज कंडीशन इनको इन द ईयर 2030 रिलीज कर भी दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था आप 25 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो इसलिए 2030 में, क्योंकि हम उस ट्रीटी का वायलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए 2030 में उनको क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। उनको डेथ पेनल्टी नहीं दी गई। सो दिस वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल केस ऑफ एक्स्ट्राडिशन, जहां पे इंडिया सक्सेसफुल रहा कि उन्होंने अपनी कंट्री में एक फ्यूजिटिव क्रिमिनल को वापस लिया है, उसको पनिशमेंट दी। मगर देर आर सो मेनी केसेस जहां पे इंडिया को पार्शलिटी, अगर मैं कहूँ कि पार्शियल सक्सेस मिली, हम कंप्लीट अभी उसको नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ सम लीगल प्रोसीजर वो अभी भी पेंडिंग है। एंड व्हाट आर दोज केसेस, वन ऑफ द वेरी इनफेमस केस अगेन, विजय माल्या केस। हम सबको पता है विजय माल्या किंगफिशर के ओनर थे। इन्होंने इंडिया में जो है 6,000 करोड़ का जो है डेट लिया, और उसके बाद अलग अलग कंट्री जो है बैंक से लिया, जिसमें से एसबीआई वाज आल्सो वन ऑफ द बैंक, और वहां से ये लोन लेकर इंडिया से फरार हो गए।
और गए कहाँ? लंदन, यूके। अब इंडिया की यूके के साथ ट्रीटी तो थी एक्स्ट्राडिशन, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के थ्रू इन्होंने अगेन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल अप्लाई कर दिया, मगर वो प्रोसेस जो है वो इतनी इजी नहीं रही। इट्स पेंडिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स एंड स्टिल गोइंग ऑन। अब हुआ क्या, इन्होंने, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोसेस समझाई थी कि जब भी जैसे ही ये यूके गए हैं एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्लाई किया, मगर इसको वेस्टमिंस्टर जो कोर्ट थे लंदन में, वहां पर उनके सामने इनकी पिटीशन लाई गई, हियरिंग हुई। हियरिंग के बाद जो है उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राडिट किया जाएगा। इनके पास एक और पावर था कि ये उनके हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे। इन्होंने हाई कोर्ट में अपील भी की, और अपील में हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप जो है एक्स्ट्राडिट किए जाएंगे, जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। तो फाइनली जो विजय माल्या हैं, इनकी जितनी लीगल रेमेडीज थी वो तो एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि इन्होंने अपील भी कर दी, हाई कोर्ट ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। मगर और इनको अंडर इकोनॉमिक जो हमने ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ा था 2018 का, तो इनको एज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी डिक्लेयर कर दिया गया है। मगर इशू क्या है, अभी भी कुछ लीगल प्रोसीजर्स में अटका हुआ है। और जब हम अगर लंदन से यूके से बात करें कि भाई व्हाट इज द फर्दर लीगल प्रोसीजर जिसकी वजह से आप अभी तक विजय माल्या को भेज नहीं रहे हैं, सो वन ऑफ द कंडीशन इज कि इंडिया में जो जेल की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। देर आर फ्यू अदर थिंग्स जो उन्होंने डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द लूप होल जहां पर अभी भी इंडिया एक्स्ट्राडिशन में सक्सेसफुल हो गई है, मगर बिकॉज वो पर्सन इंडिया अभी आया नहीं है तो हम इसको कंप्लीट सक्सेस नहीं कह सकते, इट्स अ पार्शियल सक्सेस। और इसी लाइन पे कुछ और केस हैं, जिसमें से अगेन अनदर फेमस केस नीरव मोदी का। तो नीरव मोदी जो कि एक डायमंड मर्चेंट है, इन्होंने भी क्या किया, 11,400 करोड़ का जो है एलओयू विच इज लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फ्रॉड किया। ना व्हाट इज एलओयू? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसे एसबीआई की एक इंडिया में ब्रांच है, और वैसे ही इंडिया की सॉरी एसबीआई की इंडिया के बाहर सपोज यूएस में या यूके में एक ब्रांच है। तो यहाँ पर जो एसबीआई की जो इंडिया में ब्रांच है वो एक लेटर लिखकर दे देगी कि भाई हम यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं, आप इस इंसान को वहां पर इतने पैसे दे दो, और उसके बाद हम इसके जो भी ये पैसे ले रहा है इसको हम पे कर देंगे। तो इन नीरव मोदी ने क्या किया, 11,400 करोड़ के एलओयू, फेक एलओयू वहां पर सबमिट कर दिए पीएनबी बैंक में, और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से ये जो है हो चुका है कंफर्म, जबकि वो फोर्ज्ड किए हुए थे, ऐसे कोई भी एलओयू इशू नहीं किए गए थे। और ये बात जब सीबीआई को पता चली, मतलब पीएनबी ने सीबीआई को कंप्लेन किया और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू की, और उस प्रोसेस में यहाँ पे क्या किया, नीरव मोदी इंडिया छोड़कर यूके चले गए। और यहाँ पे यूके जाने के बाद फिर वापस से इनके अगेंस्ट भी रेड कॉर्नर नोटिस जो है इशू हुआ था बाय इंटरपोल, और उसके बाद फिर एक्स्ट्राडिशन के लिए अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद इन्होंने भी जो है लंदन में वेस्टमिंस्टर की कोर्ट में अप्लाई किया, वहां पर इनकी हियरिंग चली, उन्होंने भी कहा कि नहीं आपकी गलती है, यू आर एट फॉल्ट, और एक्स्ट्राडिशन को अलाउ कर दिया। नाउ व्हेन वंस दैट एक्स्ट्राडिशन वाज अलाउड, और उसके बाद फिर जो है इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, मगर वापस से अगेन बिकॉज ऑफ सम लीगल प्रोसीजर विच आर नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड बाय द यूके गवर्नमेंट, इनको अभी तक एक्स्ट्राडिशन बोल तो दिया है मगर इनको एक्स्ट्राडिट किया नहीं गया है। अभी तक भी ये कहां पर है, अभी भी ये लंदन में है। सो इन अ नटशेल वी कैन से कि वी हैव एक्स्ट्राडिशन लॉस, बट क्या ये एक्स्ट्राडिशन लॉस इतने इफेक्टिव हैं जिससे इंडिया के जितने भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स हैं उसको हम इंडिया ला सकते हैं? नहीं, देर आर सम लूप होल्स, एंड व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग दोज क्रिमिनल्स टू इंडिया? सो एज पर माई ओपिनियन, आई थिंक कि जो नंबर ऑफ ट्रीटीज इज वन ऑफ द फैक्टर। जैसे कि कुछ कंट्री हैं, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, जहां पे अभी भी क्या कर सकते हैं, लोग भाग सकते हैं। क्राइम किया, पता है इसके साथ ट्रीटी तो है नहीं, और बढ़िया वेकेशन बना रहे हैं, यहाँ से पैसे जो उन्होंने चोरी की है उसे दूसरी जगह पे वेकेशन बनाने के लिए बहुत सारी अभी भी उन क्रिमिनल्स के पास जगह है। तो वी शुड ट्राई टू मेक सम ट्रीटीज फ्रॉम दोज कंट्रीज, जिसकी वजह से ये जो लूप होल्स हैं जो उनको मिल रही हैं कि भाई ये वेकेशन डेस्टिनेशन है, वो सारी उनकी डेस्टिनेशन खत्म हो जाए। द सेकेंड पॉइंट should be the terms in the treaty, जैसे
इवन दो इंडिया की यूके के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, मगर दैट ट्रीटी इज टेकिंग अ लॉन्ग प्रोसीजर, जिसकी वजह से अभी तक आए नहीं है विजय माल्या एंड नीरव मोदी। तो हमको कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन उन ट्रीटीज में डालनी चाहिए जिससे उनका जो ये लेंदी प्रोसीजर इसको थोड़ा सा इजी किया जा सके। थर्ड, जब भी कभी किसी क्रिमिनल के ऊपर कोई भी ऐसे चार्जेस या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही होती है, द फर्स्ट थिंग शुड बी कि आप उनके पासपोर्ट को कन्फिस्केट कर लो, सीज कर लो। उससे पर्सन के एब्सकॉन्ड होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। सुपरवाइजिंग ऑफिसर, देयर इज अ लॉ इन इंडिया जिसमें एक परोल करके एक चीज होती है। तो परोल क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब जेल में होता है और उसको ड्यूरिंग दैट जेल ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन और उसको पनिशमेंट मिली और वो जेल में है, बट बिकॉज ऑफ सम रिक्वायरमेंट हम उसको जेल से छोड़ सकते हैं ऑन परोल। और जब वो परोल पे रहता है तो एक परोल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, तो जो उसको सुपरवाइज करता है। ही इज नॉट 24 आवर का सीसीटीवी कैमरा जो हर टाइम उसको देखता रहेगा, बट बीच बीच में सुपरवाइज करता रहेगा कि क्या ये वापस से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज तो नहीं हो रहा है। तो हम सेम चीज यहाँ भी कर सकते हैं कि वी कैन अपॉइंट अ सुपरवाइजिंग ऑफिसर। आई नो ये थोड़ा सा मैन पावर लेगा, दिस इज नॉट अ वेरी फीजिबल सोल्यूशन, बट दिस वुड बी अ वन ऑफ द सोल्यूशन। फिर जैसे कुछ कंट्रीज में ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए जाते हैं ऐसे क्रिमिनल्स पर जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। और वैसे भी अब जो है वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी जहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो वी शुड टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम और ऐसे सारे लोगों पे हम बिल्कुल ट्रैकिंग डिवाइस लगा सकते हैं। बट अब सिचुएशन होगी कि वो लोग कहेंगे कि अभी वी आर नॉट कन्विक्टेड, अभी अक्यूज इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि इवन दो वी हैव राइट टू privacy, बट इट इज अगेन not an absolute right, it is subjected to certain restriction, so we can use those restriction in our favor। वी शुड strengthen ट्रैवल गाइडलाइंस। जो भी प्राइवेट जेट्स होते हैं या ऐसी कोई कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल्स को कंट्रोल करती हैं, तो हमको ऐसी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या उनको इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग जो हैं इस फियर में रहें कि भाई अगर हमने कोई भी गलती की या हमने इन लोगों को सपोर्ट किया तो हमारे ऊपर भी कुछ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। एंड जो इंडिया, दिस इज आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि राइट नाउ द स्टेटस ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया, दिस इज अ हाई टाइम जहाँ पे उस पोजीशन का इंडिया फायदा उठा सकती है और उस वजह से जितने भी ऑफेंडर्स हैं जो अलग अलग नेशंस में हैं उनको इंडिया वापस लाया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। Hope you have enjoyed the session and please let me know in the comment section below कि आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे हम सारे फ्यूजिटिव क्रिमिनल को इंडिया वापस ला सकें। See you in the coming future with some more interesting videos. Thank you so much.